नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज एक और ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आप इन सभी भर्तियों में कॉमन पाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर लिखी हुई भर्तियां हैं, देखो चाहे इसके अंदर मेंशन नहीं है उसमें भी मिलेगा। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुख्य टॉपिक है। ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक, रीट, स्कूल व्याख्याता, जेल प्रहरी और इसके अलावा भी जितनी भी भर्तियां राजस्थान जीके होता है जिसके अंदर जिसमें राजस्थान जीके शामिल है, सभी के अंदर ये टॉपिक आप लोगों को कॉमन पढ़ना है। सबसे पहले समझ लो इस टॉपिक का मतलब क्या है, इसके अंदर पढ़ना क्या है। इसके अंदर आती है आप लोगों के नदियां। ठीक है, नदियां आ गई, यानी कि इसमें आ गए आप लोगों के मैदान। ठीक है, जो नदी है उसका मैदान आ गया, बेसिन क्षेत्र आ गया। इसमें आप लोगों के आ जाती है झीलें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अपने को इसके अंदर पढ़नी है। अब सिंचाई वगैरह परियोजना है वो अलग होता है, ये अलग टॉपिक है। और इसमें भी आज अपन अपवाह तंत्र के परिचय के साथ साथ वापस एक जो स्पेशल इसके अंदर ही पढ़ने वाले हैं वो है आंतरिक अपवाह। अब ये क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या है, जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है, ये सारी चीजें अपन जो है इसी क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बात साथियों ध्यान रखना कि ये गौरव ज्ञान धारा का प्लेटफॉर्म जो है ना, ये आप सभी के लिए बना हुआ है कि आप सभी तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ें और अपने जो सपने हैं उनको पूरा करेंगे। तो जितने विद्यार्थी हैं वो सभी एक बार शेयर करेंगे इन सभी क्लासेस को और उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे जिन तक अभी इसकी पहुंच नहीं है। ये आप लोगों का कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है आप लोगों को नियमित क्लासेस देना, जो मैं कर रहा हूं। आप लोगों का कर्तव्य है कि हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाना। मैं अकेला ये नहीं कर सकता, आप सभी का सहयोग होगा तभी ये चीज संभव हो पाएगी। और आज जो अपना परिवार 7-7.5 लाख का हो गया है मेंबर्स का, वो और भी बढ़े और भी अपन पूरी शिद्दत से मेहनत करें, यही उद्देश्य है। तो सभी जने जो है इन क्लासेस को शेयर कर देंगे और प्लेलिस्ट से देखें क्रम से क्लासें। जैसे कि आज ये कौन सी है, 14 नंबर की क्लास है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन अपनी स्लाइड, पहली स्लाइड की तरफ। देखो टाप ध्यान देना अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो सबसे पहले ये समझो कि अपवाह तंत्र है क्या। अब अपन पढ़ रहे हैं कि अपवाह तंत्र यानी कि नदियों और सहायक नदियों से बना प्रारूपीय तंत्र है। मान लीजिए ये एक बड़ी नदी जा रही है यहां से। ठीक है, ये बड़ी नदी जा रही है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी नदियां आके मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी छोटी नदियां इसके अंदर आके मिलेगी। तो ये जो पूरा तंत्र बन जाएगा ये आप लोगों के क्या कहलाएगा, नदियों और सहायक नदियों से बना प्रारूप जो है वो अपवाह तंत्र कहलाएगा। अब इसमें जल ग्रहण क्षेत्र होता है। देखो जिन क्षेत्रों से नदी अपना जल बहाकर लाती है, मान लीजिए ये नदी आ रही है। ठीक है, अब ये किसी एक्स पहाड़ी से निकल रही है, ये किसी वाई पहाड़ी से निकल रही है। ठीक है, तो यानी कि ये इस नदी के अंदर जो पानी आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, अब ये मुख्य नदी है तो ये सारी पहाड़ियों से पानी आ रहा है, ये सारा है, तो ये सारा का सारा इसका जल ग्रहण क्षेत्र होगा। यानी पानी जल का ग्रहण कहां से हो रहा है, पानी आ कहां से रहा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है अपने जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं अपन। वो बांध, जैसे बांध पड़ता है ना, उसमें होता है कैचमेंट एरिया। तो वो जो है ये अपने जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, कि ये आ रहा कहां से, क्योंकि ये चीजें अभी आगे अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये शब्द आते रहेंगे बार बार, लेकिन अपना ध्यान जो है इस पे जाता नहीं है। ठीक है, अब देखो जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का उपलब्ध सतही जल कितना है ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं सीधे सवाल। इसमें ध्यान रखना 1.16%, पूरे देश का 1.16% जो है सतही जल, उपलब्ध सतही जल, जो सतह पर उपलब्ध है, भूमिगत नहीं। सतही जल क्या होता है, एक बार एक बच्चे ने पूछा था, क्योंकि फ्रेशर्स होते हैं ना। अब जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में बहुत सारे बच्चे फ्रेशर्स आएंगे, तो फ्रेशर्स होते पूछते सतही जल क्या है। सतह यानी कि किसी की ऊपरी परत, अब उस पे जो जल बह रहा है, उस पे जो पानी बह रहा है वो है सतही जल। वो क्या है, सतही जल। मान लीजिए कोई पानी अंदर है, कुओं में है, ठीक है, जमीन के अंदर है, भूमिगत है, तो वो सतही जल में नहीं आता है। पूरे भारत का 1.16% सतही जल जो है वो अपने राजस्थान के अंदर है। और इसमें भी सबसे ज्यादा सतही जल जो राजस्थान के अंदर बहने वाली नदियों में किसमें, वो चंबल में है। ठीक है, ध्यान रखियो टापरो, बढ़िया मजे में पढ़ो, देखो आनंद आए और सारी चीजें याद होती जाए। ठीक है, देखो राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं ये पूछा जाए तो यहां से 1.16 लिखा था, वहां से 16 को इधर लिया, तो हाथ याद। फिर पूछे कि उप जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं, तो आप लोगों को सीधा याद रखना 58। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र पूछे
तो 16 इधर का 16 इधर लिया ना, 1.16 में से 16 ऐसे याद रखने के लिए इधर लिया ना, और 58 जो है डायरेक्ट आप लोगों को याद हो जाएगा। आगे बढ़ो, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला, या नादियों आ गया, इसको नदियों कर देना, एक मात्र हटा देना। नदियों वाला संभाग कौन सा है, यानी कि जहां पे ज्यादा नदियां बहे वो संभाग कौन सा है? तो देखो ये चंबल वगैरह जैसे आती है ना इधर से, तो वहां अपने हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है ना उसमें बहुत ज्यादा नदियां बहती है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछे कि नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो ध्यान रखना कोटा संभाग सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है, ठीक है। और सबसे अधिक नदियों वाला जिला पूछे कि कौन सा जिला है, तो आपने सीधो ध्यान रखियो, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। तो चित्तौड़गढ़ के मायने सब ज्यादा नदियां हैं और कोटा संभाग के मायने सब ज्यादा नदियां। संभाग अलग है, ठीक है, डिवीजन अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, संभाग अलग है, जिला अलग है। तो यहां पे अपने क्या याद किया, आपने पढ़ना क्या है कि अपवा तंत्र नदियों और सहायक नदियों का प्रारूप तंत्र है। जलग्रहण क्षेत्र जहां से जल बहा कर ला रही है, उपलब्ध सतही जल 1.16% है। जलग्रहण क्षेत्र जो है वो टोटल 16 है और 58 अपने उपजल ग्रहण क्षेत्र है। संभाग पूछे तो कोटा और जिला पूछे तो चित्तौड़। याद रखना, ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है टाबरों। ये चीजें मैं कह रहा हूं ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उतना याद रखो, सिलेक्शन पक्का है। ले स्क्रीनशॉट। देखो आगे बढ़े, आज आंतरिक अप्पा आप लोगों को पूरा का पूरा याद होने वाला है बहुत अच्छी तरीके से, और जिन्होंने मुझसे ही पहले पढ़ा है, यानी कि इसी चैनल पे पहले पढ़े हो आप, तो उनका बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के वे जिले जहां एक भी नदी नहीं बहती है, ठीक है, एक भी नदी नहीं बहती है। तो देखो सबसे पहले आप पढ़ते थे कि बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं, बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहां पे एक भी नदी नहीं बहती, ठीक है। इसके अलावा जब नए जिलों का गठन हुआ तो फिर फलोदी भी इसके अंदर शामिल हो गया, और एक और जोधपुर ग्रामीण और शामिल हुआ था, लेकिन अब जोधपुर ग्रामीण ने पाछू बारे काट दिया, क्योंकि जोधपुर पूरा हो गया है, एक और जोधपुर में नदियां है, ठीक है। तो यहाँ पे बीकानेर, चूरू और फलोदी ध्यान रखना है, जहां पे एक भी नदी नहीं बहती है। बस स्थान पूछ ले कि राजस्थान की 12 मासी नदी बताओ। 12 मासी यानी कि 12 मास तक, एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, 12 महीने ही बहती हो, यानी कभी जल सूखता ही नहीं है, तो वो नदी बताओ। तो ध्यान रखना, एक तो चंबल और एक माही, ये दो नदियां 12 मासी है। अब ऐसा है कि आप लोग कहोगे सर लूनी में भी पानी जो है 12 मास कभी हो जाए, ठीक है, या बनास में हो जाए, लेकिन 12 मासी नदियों में दो ध्यान रखनी है आपको, चंबल और माही, चंबल और माही, ठीक है टाबरो, ठीक है। देखो राज्य जल नीति की शुरुआत कब हुई, जिसमें कई सारे जल नीति के अंदर बहुत सारे नियम वगैरह बनते हैं, तो राज्य जल नीति की शुरुआत आप लोगों को ध्यान रखना 1999 के अंदर हुई है, ठीक है। और राज्य भूजल नीति पूछे, ये तो है जल नीति, और भूजल नीति यानी जमीन के अंदर जो पानी है उसकी हुई है आप लोगों के 18 फरवरी 2010। क्या ध्यान रखोगे, 2010, बस इतना ध्यान रख लो, बहुत बढ़िया है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई? केंद्र सरकार ने एक राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड बनाया जिसके तहत बहुत सारी नीतियां बनती है। तो यहां पे इसमें अपने को ध्यान रखना है 1950 के अंदर, 1950 में केंद्र सरकार ने भूमिगत जल बोर्ड बनाया, जो राज्य सरकारों को सौंपा है। तो यह ध्यान रखना, राज्य सरकार को 1955 में सौंपा है, 1955 में सौंपा। अब क्या है, पहला कि केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार ने तो भैया आप लोगों के 1950 में बना दिया और 1955 में अपने किसको सौंप दिया, राज्य सरकारों को सौंप दिया। तो ये तो है बेसिक चीजें, टॉपिक है, टॉपिक का परिचय है कि ये ऊपरी चीजें आप लोगों को पूछी जाएगी। अभी तो अपवा तंत्र अपने चलेगा 3-4 दिन, 5 दिन चल जाए शायद, लेकिन सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। 5 दिन जिले भी पढ़नी है तो ज्यादा ही चलेगा, क्योंकि जिले भी सप्ताह भर चलेगा ये अपने टॉपिक। लेकिन ये ऐसा पढ़े अपन कि फिर वापस जो है अपने को दोबारा इसका सिर्फ रिवीजन करना बाकी रहे। अब आप लोग लो पहले स्क्रीनशॉट लो। बड्डा के टाबरा आगे है, ठीक है। अब आई असली मजो
क्योंकि अब जो है अपन मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा करा पहला फोकस ताकि क्लियर दिखो, क्लियर चाहिए आने वाले समय में। इसी 2025 में आप लोगों के लिए इतनी सुविधा करने वाले अपन, इतनी सुविधा करने वाले हैं कि आप लोगों को आनंद आने वाला है, परम आनंद। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारा वर्क जो है बैकग्राउंड में किया जा रहा है, जिसका शो ऑफ नहीं किया है हमने अभी तक कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन धमाका बड़ा ही होगा। ठीक है, धमाका नहीं धमाके होंगे। बढ़िया है, आप लोगों का प्रेम जितना मिलेगा उतना आप लोगों को जो है हम फिर सुविधा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीजीडी है तो मुमकिन है। बढ़िया करेंगे आप लोगों के लिए, आप लोग इतने आनंद करोगे। मैं कहता हूं ना, मौज करो राज करो, तो मौज और राज करने की व्यवस्था यहीं से होगी आप लोगों के। वो मैं आश्वस्त आप लोगों को कर सकता हूं, क्योंकि जो बैकग्राउंड में काफी टाइम से प्लानिंग चल रही है वो अब जो है एग्जीक्यूट करने का समय आने वाला है और बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। राजस्थान का अफवाह तंत्र। ठीक है, अब अफवाह तंत्र क्या होता है पढ़ लिया। अब देखो, पहले आओ इस मैप पे, अपने भारत के नक्शे पे, ठीक ढंग से समझना। देखो, ये है अपने हिंद महासागर, पूरा का पूरा क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, यहां पे लिखना ए और यहां पे लिखना बी, क्योंकि कई विद्यार्थियों के कंफ्यूजन होता है कि अरब सागर किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी किस तरफ है। हिंद महासागर के ही ये जो देखोगे आप तो एम आकार का है, हिंद महासागर ये देखोगे ना तो एम आकार का है, और ये एम आकार का यानी कि जो विभाजित बीच में से हो रहा है, और ये एक तरफ जो है अरब सागर और एक तरफ बंगाल की खाड़ी हो जाती है। हिंद महासागर के दो बड़े भाग है कि एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। अब मान लीजिए कोई नदी निकल के यहां जल ले जा रही है और कोई नदी निकल के यहां चल ले जा रही है। ठीक है, तो यहां पर चल ले जाएगी वो कहलाएगी अरब सागरीय अपवाह तंत्र वाली नदी। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र वाली नदी। और यहां जो ले जाएगी बंगाल की खाड़ी में पानी ले जाएगी, उसको कहेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र की नदी। अब कुछ नदियां ऐसी बच जाएगी जो कहीं जल नहीं ले जाती, कि मैं तो कौन अटे ही नहीं ले जाऊंगा, अटे ही नहीं ले जाऊंगा, मैं तो मैं बीच में रहूंगा, यानी कि कहीं विलुप्त हो जाती है बीच में ही। ठीक है, कई सारी विलुप्त हो जाती है, जैसे कि बाणगंगा भरतपुर के मैदान में आजकल विलुप्त हो जाती है, पहले सीधी यमुना में जल ले जाती थी। या फिर कई नदियां ऐसी है जो समुद्र तक जल ले जा ही नहीं पाती, झीलों में विलुप्त हो जाती है, झीलों में पानी ले जाती है और झीलों के अंदर ले जाती है तो फिर वहीं पे विलुप्त हो जाती है। तो उनका पानी समुद्र तक जिनका पानी नहीं पहुंच पाता, सागर तक जिनका पानी नहीं पहुंच पाता, महासागर तक जिनका पानी नहीं पहुंच पाता, वो नदी कहलाती है आंतरिक अपवाह की नदी। क्या कहलाती है, आंतरिक अपवाह की। अब ये पूछेंगे आपको कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। नंबर 1 आप लोगों को ध्यान रखना अरब सागरीय अपवाह, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी की, नंबर 3 आंतरिक अपवाह। अब इस आंतरिक अपवाह को नंबर 1 पे लियो। कारण यह है कि राजस्थान में अधिकांश अपवाह तंत्र में अधिकांश भाग आंतरिक अपवाह की नदियां ले जाती है। लगभग 60% नदियां आंतरिक अपवाह की है राजस्थान में, यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, अब देखो, सबसे बड़ा भाग आंतरिक अपवाह में 60% है। कितना है, 60%। अब अरब सागर के अंदर 16%। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में 24% नदियां जल ले जाती है। अब क्योंकि अपने यहाँ पे आप देखो कि बनास, चंबल, ये सारी जो है आपने नदियां का ले जाएगी बंगाल की खाड़ी में, बड़ी बड़ी नदियां, तो 24% क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह वाला है और 16% जो है अरब सागरीय अपवाह वाला है। बाकी 60% आंतरिक अपवाह है जो कहीं भी किसी समुद्र में पानी नहीं ले जाएगी। बहुत अच्छी ये चीज है। अब ये अरब सागरीय अपवाह जब पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ये है, अब इसी को देखो, अरब सागरीय अपवाह। अब यहां पे तो क्या है, बंगाल की खाड़ी में ले जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, लेकिन अरब सागर में ले जाएगी तब 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो कच्छ की खाड़ी, एक खम्बात की खाड़ी। और यही चीज मैंने जलवायु में भी आप लोगों के क्लियर करवाई थी, यदि ध्यान दिया आपने ठीक ढंग से तो यहां पे जो है अब आप देखोगे कि ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये ऐसा जो क्षेत्र है, अब यहां पे देखो 2 गैप बीच में दिखेंगे आप लोगों को। ठीक है, ये होते हैं आप लोगों के, क्या होते हैं ये, इनको बोला जाता है, ये जो गैप है, ठीक है, ये भी इसी अरब सागर का ही हिस्सा है। अब ये कहलाता है आपके गल्फ क्षेत्र, ये जो गैप है ना ये कहलाता है गल्फ। क्या कहलाता है, गल्फ। अब ये है गल्फ ऑफ कच्छ और ये है गल्फ ऑफ खंबात। खाड़ी कह दो आप सीधा का सीधा, क्या कह दो,
खाड़ी कह दो आप चाहे सीधे ही, तो ये आप लोगों को कहलाएगी कच्छ की खाड़ी और ये कहलाएगी खंबात की खाड़ी। अब मान लीजिए कोई नदी आ रही है, कोई नदी आके और यहां ले जा रही है जल, तो ये कच्छ की खाड़ी में ले जाएगी, कोई यहां ले जा रही है तो ये खंबात की खाड़ी में ले जाएगी। ऐसा ही अपने को तंत्र देखने को मिलेगा अलग अलग, माही नदी में, साबरमती नदी में, इन नदियों में देखने को मिलेगा, ठीक है, लूनी में वगैरह। तो यहां पे ये जो आएगी अरब सागरीय अफवाह में, लेकिन उसमें भी कौन सी कच्छ की खाड़ी में, कौन सी खंबात की खाड़ी में, वो चीज यहीं पे क्लियर कर दो, क्योंकि आगे जो है अपने इस पे इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, यहीं पे होगा, फिर बाद में जो है फ्लो में क्लास चलती है। बेसिक चीज पहले क्लियर करो। तो यहाँ पे जो है ये क्लियर कर देना, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, ये दोनों अरब सागर का ही हिस्सा है, और ये परसेंटेज आपको याद करना है। यानी कि ये जो स्लाइड है ना, ये आप लोगों का बेस है, फाउंडेशन जो भरा जाता है ये फाउंडेशन है। अब आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे, ठीक ठाक रहो। देखो अब आवा सब पहला आंतरिक अफवाह तंत्र, कितो हिस्सोरा के आंतरिक अफवाह 60% जो है, राजस्थान के अफवाह को 60% आंतरिक अफवाह को क्षेत्र है। कितो परसेंट है? 60% आंतरिक अफवाह है। अब आंतरिक अफवाह में प्रश्न आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह की है, कौन सी नदी आंतरिक अफवाह की नहीं है। एक बढ़िया शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है, घसा मेरू का कारू, ठीक है, क्या है? घसा मेरू का कारू, ठीक, बहुत सिंपल सी है कि क्या है गुरुजी, ये है आनंद, परम आनंद, घसा मेरू का कारू। ये याद करो, ये सारी आंतरिक अफवाह की, इसके अलावा सारी जो है या तो अरब सागर की होगी या फिर बंगाल की खाड़ी की, और ये घसा मेरू का कारू आज ही अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी नदी है आप लोगों के गग्गर, ठीक है, क्या ध्यान रखोगे? गग्गर। यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है साबी नदी, क्या ध्यान रखो? साबी नदी। फिर यहां से आप लोग ध्यान रखो मेंथा नदी, कौन सी? मेंथा। यहां से ध्यान रखो रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी। यहां से ध्यान रखो कांतली नदी, महत्वपूर्ण है ये भी, कांतली नदी, ठीक है। यहां से ध्यान रखो काकने नदी, काकने सबसे छोटी नदी में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां से ध्यान रखो रूपा रेल, रूपा रेल, रूपा नाम से याद रखना। रूपा किसी लड़की आजकल लड़कियां बहुत मतलब चर्चा में है आजकल, स्पेशली कुंभ के अंदर मोनालिसा, ठीक है। कुंभ एक ऐसी जगह होती है जहां पे मतलब इतने योगी सिद्ध पुरुष संत महात्मा वगैरह, कहीं हिमालय में तपस्या किए हुए, कहीं कहां पे तपस्या किए हुए, जो कई वर्षों देखने को नहीं मिलते, उनके भी दर्शन वहां पे होते हैं। और व्यक्ति जाता है सत्य की खोज करने, और सत्य की खोज और उस मतलब परमात्मा की खोज में जाता है, उस अदृश्य शक्ति की खोज में जाता है कि वहां पे जाकर जो है उस अदृश्य शक्ति को पहचाना जाए, जाना जाए। और अपने यहाँ के देखो भारत के लोग जो है जाके वहां पे सुंदर आंखें, कौन सी लड़की सुंदर आई है वहां, ठीक है, कौन क्या, मतलब ये मतलब सुंदरता कहां देखनी चाहिए? ईश्वर की सुंदरता देखने जा रहे हो, और वहां पे जो है ये लड़की इतनी देखो वायरल हो रही, सब जगह देख लो रील, बस मोनालिसा की आंखें, मोनालिसा की सुंदरता, ये वो। अब वहां पे गए हो आप ईश्वर की खोज करने, और आप फिर वहां पे भी भटक रहे हो, तो फिर आपके लिए 144 वर्ष बाद कुंभ लगने का मतलब क्या है? तो हमारा समाज, हमारी सोच, हमारी खोज करने की क्षमता किस ओर जा रही है, यह विचारणीय बिंदु है महोदय। हम कुंभ में नहीं गए, लेकिन हम यहां बैठ के भी फिर भी विचार कर रहे हैं कि यह देश किस ओर बढ़ रहा है। विचारणीय है तो विचार करें। देखो अब देखो टावरों, इम यूं है कि रूपा रेल वगैरह ए याद रखियो, मेन ए है आंतरिक अफवाह की नदियां, ठीक है। एक है थारे आंतरिक अफवाह की नदियां हैं, इन्हें एक एक चीज जो है अब डिटेल में पढ़ लांगे, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट एक बार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो ही नदियां हैं, एक तो गग्गर और एक है अपने कांतली, ठीक है, दो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो आप चित्र देख रहे हो ये गग्गर नदी बेसिन का है, ठीक है, ये कहां का है? गग्गर नदी बेसिन का। अब गग्गर नदी जो है देखो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई पंजाब, हरियाणा और फिर अपने जो आ जाती है यहां पे अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर आ जाती है। अब देखो गग्गर नदी, मेन चीजें क्या याद रखनी है, ठीक है, मेन पहले याद रखो, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा। क्या उद्गम स्थल कहां है? उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियां। कहां है? शिवालिक की पहाड़ियां,
अब ये कहां है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई पूछे तो ध्यान रखना 465 किलोमीटर, ये तो है कुल लंबाई। फिर राजस्थान में पूछ लेंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को दो लंबाई देखने को मिलेगी राजस्थान में। कई जगह लिखा मिलेगा 100 किलोमीटर, कई जगह लिखा मिलेगा 156 किलोमीटर, और दोनों ही सही है। और दोनों को सही मानने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्यों सही है। जब घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से आती है और टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है, तब जो है ये बहती बहुत खतरनाक तरीके से। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत अधिक वर्षा होती है ना, तो बहुत अधिक वर्षा की स्थिति में ये पहुंचती है सूरतगढ़ तक, ठीक है, सूरतगढ़ तक पहुंचती है। और भाई अब तो इतनी अतिवृष्टि हो गई कि बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो बाढ़ की स्थिति में ये जाती है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। यानी कि जिस स्थिति में ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है और भारत की दहलीज को लांघ लेती है, तब इसकी लंबाई हो जाती है 156 किलोमीटर। राजस्थान में 156 किलोमीटर और सूरतगढ़ तक ही पहुंचती है, तो इसकी लंबाई रहती है 100 किलोमीटर। ये चीज समझनी है तब आप लोग, नहीं तो फिर आप लोग यही कमेंट करते फिरोगे, गुरुजी हमने 100 किलोमीटर पढ़ा है, गुरुजी हमने 156 किलोमीटर पढ़ा है। सर आपकी एक किताब में वहां पे 100 किलोमीटर दे रखा, वहां 156। ये चीजें दे रखी है और ऐसे ही पढ़नी है, लेकिन समझनी यहां से है, इसीलिए तो क्लासेस चलती है। और क्लासेस का कोई पैसा लग नहीं रहा है आप लोगों को, समझो ना, चीज हम समझा रहे हैं, ये चीजें समझनी है आप लोगों को, ठीक है। देखो राजस्थान में प्रवेश अभी मैंने बता ही दिया बोलते बोलते। टिब्बी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, यहां से राजस्थान में प्रवेश। घग्गर के उपनाम क्या क्या है बताओ? इसे कहा जाता है राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। इसे कहा जाता है चितांग नदी, मौर्य काल में कहते थे चितांग नदी। इसे कहा जाता है मृत नदी, इसे कहा जाता है सोतर नदी, यानी कि सोतर सोती हुई है, इसे कहा जाता है लेटी हुई नदी। क्या सोती हुई, जैसे कि लेटी हुई नदी, ठीक है, ये सारे इसके नाम है। और राजस्थान का शोक मैंने लिखा ही दिया, मृत नदी, लेटी हुई नदी, सोतर नदी, ये सारे के सारे जो है अपने इस घग्गर नदी के उपनाम है, जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं सबके सब, ठीक है। तो ये सारे, ये डायग्राम जो है ये अपवा तंत्र है पूरा का पूरा। अब ये पूरा का पूरा अपवा तंत्र है, यहां से जो है अपने राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है, ठीक है, यहां से राजस्थान की सीमा, ठीक है। ये थोड़ा सी जो है हरियाणा के थोड़े बॉर्डर लग रही है, फिर हिमाचल प्रदेश से निकल के पंजाब हरियाणा होते हुए अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये क्लियर नहीं दिखेगा और क्लियर कोई देखने जरूरी भी नहीं है, मैं बताऊंगा ना वही चीज क्लियर है। ये है अपने यहाँ पे इसका घग्गर नदी का बैसिन क्षेत्र, ठीक है, इस तरीके से बहती है। अब यहाँ पे तो आ गया अपने पाक, ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या आ गया, पाक क्षेत्र आ गया पाकिस्तान, और यहाँ पे ये आ रही है, यहां से प्रवेश कर रही है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं अपन एक बढ़िया शानदार ट्रिक की तरफ, और ये ट्रिक ऐसी है कि मजा आएगा, ठीक है, कि घर आए शिवा और टीना के अब्बा हकरे हैं, याद हो जाएगी, घर आए शिवा और टीना के अब्बा हकरे हैं, ठीक है। कोई हकलाता है तो क्या हकरे हैं, हकरा मतलब अच्छा भी होता है, ठीक है। देखो अब क्या है गुरुजी, इसको बताइए, मजा आ रहा है, ठीक है। देखो बेटा, एक है घग्गर, ठीक है, सबू पहला के ध्यान रखना घग्गर नदी है। आए यानी कि यहां पे ध्यान रखो आवड़ माता, आवड़ माता या इन्हें कहा जाता है आयड़ माता, ठीक है। इनके बारे में ये किंवदंतियों में कहा जाता है कि एक बार आवड़ माता ने जो है क्रोधित होके इस पूरी की पूरी नदी का पानी पी लिया था और इसको सुखा दिया था। तो ये पूछते हैं एग्जामिनर प्रश्न कि किस नदी के बारे में जो कहा जाता है, या किस नदी का संबंध आवड़ माता से है, तो यहां पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये शिवा से क्या ध्यान रखना, आप लोगों को पता चल गया होगा कि शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है। यहां से ध्यान रखो ये टिब्बी हनुमानगढ़, टिब्बी हनुमानगढ़ प्रवेश, ठीक है, हनुमानगढ़ ध्यान रख लो। राजस्थान में ये क्या होता है, यहां से प्रवेश होता है, ठीक है गुरुजी। याद रखो यहां से फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास कहां है, पाकिस्तान के अंदर। क्या ध्यान रखोगे, लिखोगे क्या
कि बाढ़ की स्थिति में इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना कि पाकिस्तान के अंदर इसके बहाव को कहा जाता है अपने हकड़ा या हाकड़ा, हाकड़ा या हाकरा, ये कहा जाता है पाकिस्तान में, पाक में इसका बहाव क्षेत्र, इसका बहाव क्षेत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस ना से ध्यान रखना नाली, ये नाली क्या है, राजस्थान में इसके बहाव को, राजस्थान में इसके बहाव को, वो भी स्पेशल हनुमानगढ़ में, इसके बहाव को नाली कहते हैं, को नाली कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और अपने जो है ये चीजें ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखो कि हनुमानगढ़ के अंदर ये अपने मनाती है, क्या ध्यान रखोगे, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील कहां बनाती है, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, एक और ध्यान रखना, ओटू झील का भी निर्माण करती है वो हरियाणा में। ठीक है, ओटू झील का निर्माण हरियाणा के अंदर ये नदी करती है। ये चीजें ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो सारी सारी अपने को ध्यान रखनी है। ये ट्रिक हो गई और आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये सीधे सीधे बनने वाले प्रश्न है, आप लोगों को सारे की सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, राजस्थान की आप कह सकते हो एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी है, पाकिस्तान में यदि चली जाए तो अंतरराष्ट्रीय हो गई। ठीक है, हरियाणा के अंदर इसके किनारे बनावली सभ्यता भी स्थित है, ये भी ध्यान रखो। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कह सकते हो आप इसको। और बाकी ये हकरा वकरा ये सब ध्यान अपने को रखने ही रखने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी ही है। आवड़ माता वाली स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई दी। एक हनुमानगढ़ जंक्शन का ध्यान रखना कि इसके पेटे से नीचे स्थित शहर, ये मैंने कई बार बताया है कि लूनी के अंदर पूछे तो बालोतरा और यहां पे पूछे तो हनुमानगढ़। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो है अपने कांतली नदी, उद्गम देखेंगे तो खंडेला की पहाड़ियां, सीकर। अब सीकर से उद्गम होके जो है ये मडरेला गांव, मडरेला, मडरेला गांव है अपने चूरू और झुंझुनू की सीमा पे। ठीक है, झुंझुनू और चूरू सीमा, चूरू की सीमा पर है, यहां पे जाके ये हो जाती है विलुप्त। यदि शेखावाटी की मुख्य नदी आप लोगों को पूछी जाए तो कांतली है, और कांतली के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है क्या, तोरावाटी, कई बार बताया है। ठीक है, ध्यान रखना। उपनाम क्या है, शेखावाटी की गंगा और मौसमी नदी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखोगे। इसका बेसिन कहलाता है तोरावाटी, देखो यहां पे लिखा भी है मैंने। विशेष क्या ध्यान रखना, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यदि आप लोगों को सीधा पूछे क्या आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो घग्गर, डायरेक्ट पूछे सीधी ये लाइन, साथ में यहां पे ये भी लिखना कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो क्या ध्यान रखोगे, घग्गर है। समझना इस चीज को। लेकिन यह पूछे कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से मतलब है कि उद्गम भी राजस्थान में और अंत भी राजस्थान में, ऐसी सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से नदी कौन सी है तो आपके कांतली है। लेकिन सीधे पूछा आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये भी आंतरिक अपवाह की, क्योंकि समुद्र तक जल नहीं ले जाती है घग्गर भी, लेकिन ये अन्य स्टेट से भी आती है। ठीक है, ये अन्य स्टेट से भी आती है, इसलिए डायरेक्ट में ये आएगा, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से ये आएगा। और जब सिर्फ आंतरिक अपवाह नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये पूछेंगे कि पूर्णतः बहाव की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर बनास आएगा, फिर बनास आएगा, लेकिन वो आंतरिक अपवाह की नहीं रहेगी। तीन चीजें हैं और तीनों चीजें मैंने बताई है, वो समझ में आ गई तो बस। फिर देखो यहां पे जो है अपने सभ्यता भी एक ध्यान में रखनी है, गणेश्वर सभ्यता और अपने क्या ध्यान रखना, सुनारी सभ्यता इसके किनारे है। ठीक है,
अब गणेश्वर सभ्यता जो है, आप लोग कहोगे गुरुजी ये पहले नीम का थाना में आती थी, मैं कहूंगा कि ये अभी भी नीम का थाना में आती है। गणेश्वर सभ्यता स्पेशल नीम का थाना में, लेकिन नीम का थाना अब जिला नहीं रहा, ठीक है, अफसोस नीम का थाना नहीं रहा, जिला नहीं रहा, नीम का थाना तो है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर पढ़ने में आती है, ठीक है, ले वो स्क्रीनशॉट। लंबाई वैसे नहीं पूछते आप लोगों को एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रूपनगढ़ नदी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम सलेमाबाद की पहाड़ियां किशनगढ़ से होता है, किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। यह नदी सांबर झील में गिरती है, अपने सांबर जो सॉल्ट लेक है, नमकीन झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, उसके अंदर गिरती है। उसके अंदर वैसे 4 नदियां गिरती है। उसकी एक बढ़िया शानदार ट्रिक है, खारू मेथू खादू सा। मेथी कैसी होती है? खारी होती है, उसको खाई। खारू मेथू खादू सा अगले स्लाइड में बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। सांबर झील में गिरती है, इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कहां है निम्बार्क संप्रदाय की? सलेमाबाद। कहां? सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ इसी नदी के किनारे है, ये अपने को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो रूपा रेल नदी, उद्गम है उदयनाथ की पहाड़ियां थानागाजी, ठीक है। और थानागाजी कहां है? अलवर। थानागाजी कहां है? अलवर के अंदर। ये कुसुलपुर भरतपुर में हो जाती है विलुप्त। कुसुलपुर कहां है? वहां भरतपुर के अंदर ये विलुप्त हो जाती है, और इसका उपनाम है लसावरी नदी या वराह नदी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका उपनाम, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि ये इसका कौन सी नदी लसावरी या वराह नदी के नाम से जानी जाती है। ये आगे जैसे पूछेंगे कौन सी नदी मशहूर नदी के नाम से जानते हैं, तो वो कांकनी या कांकने वो वाली है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये रूपा रेल जो है ये लसावरी या वराह नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है टापरा। ले आगे बढ़ो। अब देखो सांबर झील में गिरने वाली नदियां, ये देख रहे हो आप, ये है आपके सांबर झील। ये पूरी की पूरी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। इसमें एक तो देखो ये रूपनगढ़ गिर गई, यहाँ पे जैसे कुछ नदियां बता भी रखी है, ये मेहनता नदी गिर गई, ठीक है यहाँ पे। और कुछ जो नहीं बता रखी वो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि कौन कौन सी है। देखो इसमें एक ट्रिक याद रखो, खारू मेथू खादू सा, ठीक है। सा का मतलब है सांबर झील, सा का मतलब है सांबर, ठीक है। अब ये देखो खारी। अब एक चीज समझो, राजस्थान की बहुत सारी नदियों का नाम है खारी नदी, कारण है उसकी प्रकृति। एक तो खारी नदियां बहुत सारी मिलेगी, एक सूखड़ी नदी में बहुत सारे नाम मिलेंगे। ये है उनकी प्रकृति के कारण उनके नाम ऐसे पड़े। खारी प्रकृति है तो खारी नदी कह दिया, सूखी है तो सूखड़ी नदी कह दिया, इसलिए बहुत सारी। खारी एक ही नहीं है, इसलिए ये ध्यान रखना, एक खारी नदी इसमें गिरती है। एक रू से ध्यान रखो रूपनगढ़, रूपनगढ़। एक मैं से ध्यान रखो मेंधा या मेंथा, मेंथा या मेंढा भी लिखा मिलेगा, दोनों एक ही है, ठीक है ना। ये हो गया। और कौन सी अपने? खारू मेथू खादू सा, और ये खंडेला, ख से खंडेला नदी, ठीक है। ये 4 नदियां जो है वो सांबर झील के अंदर गिरती है। और इस ट्रिक से याद रखो, आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा, आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है ना। ले स्क्रीनशॉट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो शाबी नदी, इसको अकबर ने एक बार जो है बांधने की कोशिश की थी, यानी कि बांध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बांध बनाने में सफल नहीं हो पाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियां जयपुर। अब जयपुर ग्रामीण नहीं लिखोगे आप, सीधा जयपुर लिखना है। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम होता है। यह नदी रेवाड़ी हरियाणा से निकलकर नफसगढ़ झील में विलीन हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेवाड़ी हरियाणा से निकलती है, नफसगढ़ झील में विलीन हो जाती है। लेकिन अपने यहाँ पे जो है ये अपने यहाँ से, मतलब रेवाड़ी हरियाणा से निकलकर, मतलब ये मत समझना कि उद्गम वहां से होता है। उद्गम तो यहाँ सेवर की पहाड़ियों से होता है, बहते बहते नफसगढ़ यहाँ पे रेवाड़ी हरियाणा से निकलती है और नफसगढ़ झील में विलीन हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इसके किनारे भी एक सभ्यता है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। क्या नाम है? जोधपुरा सभ्यता। ये अब वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है, कोटपुतली बहरोड, इसके अंदर पड़ती है जोधपुरा सभ्यता। नाम जोधपुरा है तो ये मत समझ लेना कि जोधपुर में। नए जितने विद्यार्थी फ्रेशर्स तैयारी कर रहे हैं ये ध्यान रखना, अधिकांश गलती करते हैं कि नाम जोधपुरा है तो जोधपुर ही होगा उत्तर। ये तो कि बिल्कुल सरल है, जबकि यही यहाँ पे गलतियां होती है। इस पर अकबर ने बांध बनाने का प्रयास किया था, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर बांधे ना बंधु ना रेवाड़ी जाऊं,
इस तरीके से इसके ऊपर उगती भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये अपने कौन सी है? साबी नदी। इसको साहिबी के नाम से भी जानते हैं, कई जगह यहाँ पे ये साहिबी भी लिखा मिला जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ले स्क्रीनशॉट। कांकनी नदी, जिसको कांकने नदी के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, उद्गम स्थल है कोटड़ी गांव, जैसलमेर के अंदर ही। उपनाम मसूरदी नदी, उपनाम क्या है? मसूरदी नदी। ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी, कई जगह इसका जो है लंबाई इसकी 17 किलोमीटर लिखी मिलेगी और कई जगह 27 किलोमीटर भी लिखी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, ये बुझ झील का निर्माण करती है, ये जैसलमेर के अंदर ही बुझ झील का निर्माण करती है और इसके बारे में कहा जाता है कि मीठा की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। कौन सी? मीठा की खाड़ी, ये ध्यान रखना, मीठा की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। इसके किनारे कांक गणेश मंदिर है जैसलमेर के अंदर, तभी तो देखो कांक ने नाम है तो कांक गणेश, ये ध्यान रखना अपने को, कांक गणेश मंदिर जो है इसके किनारे है। इसके अलावा अन्य जो नदियां हैं अंतर प्रवाही, उसमें अपने को नाम याद रखने, कुकुन नदी जैसे भरतपुर के अंदर है, द्रव्यवती नदी, रोहिली नदी, नीमड़ा नदी, ये ध्यान रखना। रोहिली और नीमड़ा कवास में बाढ़ का कारण भी बनी थी, कवास के अंदर बाढ़ का कारण भी बनी थी। अब आप लोगों को यह पूछे कि सरस्वती या द्रस्वती नदी का संबंध किससे रहा है, तो वो गग्गर से रहा है। गग्गर में जाके लिख लेना, प्राचीन समय में यहाँ पे सरस्वती या द्रस्वती नदी बहती थी, तो गग्गर को सरस्वती या द्रस्वती का अवशेष भी माना जाता है। ओके, लियो स्क्रीनशॉट, लियो स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ अपने जो है आंतरिक अपवा तंत्र, अपवा तंत्र का परिचय, विशेषताएं, आंतरिक अपवा तंत्र, ये सारा जो है एक ही क्लास में पूरा हुआ है। और अब नेक्स्ट क्लास कब आएगी बताओ? सोमवार को आएगी। ठीक है, तो ये 2 दिन दिए जाते हैं आप लोगों को बीच में शनि रवि के रिवीजन के लिए, कि अभी तक जितना पढ़ा उतना रिवीजन, इस सप्ताह का पढ़ा वो भी और इससे पहले जो पढ़ा है वो भी सारा का सारा आप रिवीजन कर लें। ठीक है, नियमित रहे, बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, ये मानकर चले। और ये सुविधाएं आप लोगों के लिए दी गई है, जीजीडी ऐप पर जाकर इन्हें जरूर ज्वाइन कर लें, अभ्यास साथ साथ करते रहें, फिर बाद में आगे जो है और जैसे जैसे आप लोगों के लिए प्रयास किए जाएंगे आप लोगों को अवगत करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, इस बात का